नमस्कार। संदेश करियर पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं हम आप लोग के लिए। पिछली क्लास में आपने जो कुछ भी देखा था वो बेसिकली एसएससी बैंक, रेलवे की एसएससी बैंक के लिए था, एयरफोर्स नेवी के लिए भी उतना ही लाभदायक था। आज की क्लास में हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे और ये सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट का आप टेट देते हैं, किसी भी स्टेट का आप टेट देते हैं, वहाँ पे इंग्लिश के पेपर में आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आपके मन में ये बात भी होगा कि जब हमने बीएड क्वालिफाई किया है, बीटीसी क्वालिफाई किया है, डीएलएड या इस तरह के कोई भी अन्य एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये टेट या फिर सी टेट किस लिए? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपके पास टीचर होने का एक सर्टिफिकेट है, इसके बाद भी ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों? इसी बात का जवाब ये देगा आपको इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी की बात करें यदि हम, तो ये पेडागोजी शब्द की उत्पत्ति पेडागॉग से हुई है। किससे भाई? पेडागॉग से हुई है, जिसका मतलब होता था बच्चों को स्कूल ले जाने वाला। ठीक है, पेडागॉग का मतलब बच्चों को स्कूल ले जाने वाला, वहाँ से वापस लेके आने वाला। लेकिन वर्तमान समय में जो इस पेडागोजी से, पेडागॉग से पेडागोजी बना हुआ है, इसका जो दायरा है वो काफ़ी विशाल है। ठीक है, मैं आपके सामने दो चीज़ें लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। एक बात मैं आपसे कहूँ कि टीचिंग ऑफ साइंस, दूसरी बात मैंने कहा आपसे साइंस ऑफ टीचिंग। दो चीजें जो आपके सामने हैं, इन्हीं में से एक पेडागोजी है। इन्हीं में से एक क्या है? पेडागोजी। यदि हम टीचिंग ऑफ साइंस की बात करें, इस बात का मतलब यह है कि हम क्लास में जा कर के साइंस पढ़ा रहे हैं, तो ये किसी न किसी सब्जेक्ट की बात हो गई। ठीक है भाई, ये किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट की। यदि हम साइंस ऑफ टीचिंग की बात करें, जो साइंस ऑफ टीचिंग है वही क्या है? पेडागोजी। साइंस ऑफ टीचिंग को हम पेडागोजी कहते हैं। साइंस ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं हम? पेडागोजी। अब आपके सामने दो शब्द हैं, एक साइंस और दूसरा क्या है? टीचिंग। एक साइंस और दूसरा टीचिंग, दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। साइंस किसे कहते हैं, यह बात बताने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई टीचिंग? टीचिंग से आप क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, टीचिंग की यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि टीचिंग से आप क्या समझते हैं, टीचिंग का डेफिनेशन क्या है, तो टीचिंग की डेफिनेशन यदि मैं आपसे कहूँ तो टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। टीचिंग, जो टीचिंग है, जो पढ़ाना है, वह विज्ञान है। जितना विज्ञान है उतना आर्ट भी है। अच्छा, आपके मन में एक बात और होगी कि हमने टीचिंग को साइंस एज वेल एज आर्ट कहा, जियोग्राफी एज वेल एज हिस्ट्री क्यों नहीं कह दिया? और भी तो चीज़ें हो सकती हैं। साइंस हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि आप जहाँ कहीं भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आपके आसपास लाइट होगी, अच्छा सा प्रकाश होगा, आप बैठ के देख रहे होंगे, अचानक से लाइट चली जाती है, आप क्या करेंगे? आपने पूछा, आप पूछे क्या हुआ? किसी ने कहा कि लाइट चली गई, दूसरे ने कहा कि एमसीबी ट्रिप कर गई, तीसरे ने कहा ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बातें तो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या किए? आप बाहर गए, देखे एमसीबी ठीक ठाक है, ठीक है, लाइट भी नहीं गई है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। इसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। निर्णय पे पहुंचने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपकी खुद की स्किल होगी, आप कौन सा मेथड लगाएंगे, आपकी अप्रोच होगी। इसके बाद जा करके आप निर्णय पे पहुंचेंगे कि आपकी लाइट क्यों बंद हुई थी। ठीक है,
अब साइंस में तो ये सारी बातें हैं, अब टीचिंग में साइंस कहाँ से घुसी? मैं आपको बता दूं, मान लीजिए इंग्लिश पेडागोजी की बात करें यदि हम आपसे, तो ये केवल और केवल समझने की बात है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाने वाले हैं हम। बात को आप यदि समझ लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लिखवाने के लिए तो बहुत सारी नोट्स पड़ी हैं, हम खुद भी आपको नोट्स देंगे। सुनिए मेरी बात को, मैंने साइंस को बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आप क्लास में, आप टीचर हैं, टीचिंग करने के लिए आप क्लास में गए, क्लास में आपने एक बुक उठाई और पढ़ाना शुरू किए, क्लास में आपने एक बुक उठाई और पढ़ाना शुरू किए। अचानक से क्लास में आवाज़ आई, अब क्या करेंगे आप? आपने बुक रखा, ऊपर देखे, क्या हुआ? आपने देखा कि दो बच्चे खड़े होते हैं। उसमें से एक रो रहा होता है। दो बच्चे खड़े हुए, उसमें से एक रो रहा होता है। आपने पूछा क्या हुआ? रोता हुआ बच्चा बोला कि सर इसने मेरे को चाटा मारा। ये जो बच्चा शांत खड़ा था, ये आपसे कह रहा है कि इसने मेरी इरेजर छीन ली। लिख लेते हैं, इसने मेरी इरेजर छीन ली। रोता हुआ बच्चा फिर से आपसे कहता है कि सर इरेजर तो मेरी ही थी। आप गए हैं टीचिंग करने, आपके सामने क्लास में हो गया उपद्रव। अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? बैठ जा बे, टेट क्वालिफाइड हो? नहीं, वहाँ पे आपकी जो बेसिक नॉलेज है, वहाँ पे जो टीचिंग का जो मेन पर्पज है, उसे आप यूज करके उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्लास में आवाज़ आई, लाइट गई थी, ठीक है, आपने देखा, उसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुंचेंगे कि रेजर किसकी थी, क्या थी, है ना? टीचिंग साइंस है। अब आर्ट कैसे है? साइंस तो आपने समझ लिया, आर्ट कैसे है? मैं आपसे कहूँ कि आप अपने क्लास के 3 बच्चों को 3 डायरी दे करके एकांत में बैठा दीजिए। 1 घंटे बाद उनसे कहिए कि कुछ भी अपने हिसाब से लिखें उस पर। 1 घंटे बाद आप फिर से जा कर के देख रहे हैं, तो क्या सभी की डायरी पे एक ही चीज़ होगा? सभी की डायरी पे एक ही चीज़ होगा? ऐसा नहीं होगा। सबकी इमेजिनेशन अलग अलग होगी, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होगी, होगा ना? इमेजिनेशन क्रिएटिविटी को मिला करके जो कुछ भी बाहर निकलेगा वहीं आप देखेंगे। बात समझ पाए होंगे। हमने बताया कि टीचिंग साइंस है। कैसे? जैसे कला, जितना साइंस है उतना कला भी है। साइंस में क्या क्या बातें होती हैं? साइंस में सबसे पहले आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है। साइंस में पहली बात क्या होगी कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? प्रॉब्लम के आते ही इस पे आप हाइपोथेसिस देंगे। हाइपो का मतलब होता है ओवर, हाइपो का मतलब क्या होता है? ओवर, और थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट। हाइपो का मतलब ओवर, थीसिस का मतलब स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आता है। कोई कहता है कि लाइट चली गई, कोई कहता है इस एमसीबी ट्रिप हो गई, कोई कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई, ठीक है? इसके बाद आप बाहर गए थे, आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? आपने एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, इसके बाद जा करके आप किसी निर्णय पे पहुंचे थे। ठीक है? जनरलाइज करने के लिए, निर्णय पे पहुंचने के लिए आपको किस बात की ज़रूरत पड़ी थी? यहाँ पे लिख रहे हैं, आपकी खुद की स्किल होगी। आपकी क्या होगी? खुद की स्किल होगी। आप अपने मेथड से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? इसके बाद आप
अपनी स्किल लगाएंगे, आप अपना मेथड यूज करेंगे। इसके बाद जो चीज़ होगी वो होगा अप्रोच। अप्रोच का मतलब आपके पास कितनी सुविधाएं हैं। अप्रोच को लगाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होगी, आपकी खुद की स्किल होगी, आप अपने मेथड से चीज़ों को लगाएंगे, आपका खुद का अप्रोच होगा और इस अप्रोच को लगाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। क्लियर है हमारी बात? आप अभी मत सोचिएगा कि ये सारी बातें क्या लिखी जा रही हैं आपके सामने। इन सभी बातों पे हम डिटेल से बारी बारी से आएंगे, ठीक है। हमने साइंस को जाना है कि साइंस में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के बाद स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आता है जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस आने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब आप जाकर के किसी निर्णय पे पहुंचते हैं और उस निर्णय पे पहुंचने के लिए आप अपने स्किल, मेथड, अप्रोच और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये तो रही साइंस की बात। अब आर्ट की बात करें आपसे हम। आर्ट में मैंने आपसे कहा कि 3 लोगों को 3 डायरी दे करके यदि आप किसी बगीचे में बैठाते हैं तो तीनों की डायरी यदि आप बाद में एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि तीनों ने कुछ ना कुछ अलग अलग किया है, ठीक है। ये अलग करने का मतलब क्या है कि उनका खुद का इमेजिनेशन होगा। जो कुछ भी इमेजिन किया उन्होंने उसे डायरी पे उतार दिया। इमेजिन करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, जो कुछ भी उनके क्रिएटिविटी होगी, जो कुछ भी उनके मन में चल रहा होगा वही तो कॉपी पे उतारेंगे वो लोग। और जो कुछ भी इमेजिन किया उन्होंने, जो कुछ भी क्रिएटिविटी है उसे ही एक्स का मतलब समझ लीजिए कि आउट होता है। प्रेस तो आप जानते ही हैं, जो कोई भी चीज़ दबी हो। समझ रहे हैं बात को? एक्सप्रेशन का मतलब जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है वो बाहर कॉपी पे आई, उसी को हम एक्सप्रेस कहते हैं, या फिर एक्सप्रेशन कहिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है हमारी बात कि टीचिंग साइंस है कि कैसे, जैसे ये कला है, ठीक है। आप आगे चलें। अभी तक हमने आपसे बात करा कि पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी के बारे में हमने बताया कि ये साइंस ऑफ टीचिंग होती है। क्या होती है? साइंस ऑफ टीचिंग होती है। टीचिंग की बात करें तो टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस बताने के लिए मैंने आपको बताया कि साइंस में सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के बाद अब हाइपोथेसिस होगी, स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट होगा, इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीज़ों को टेस्ट करेंगे, इसके बाद आप जनरलाइज पे जाएंगे, ठीक है। जनरलाइज करने के लिए आपको स्किल, मेथड, अप्रोच और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? आर्ट को बनाने के लिए, किसी भी कला को बनाने के लिए जैसे कि हमें इमेजिनेशन करना होता है, इसके बाद जो कुछ भी हमारे मन की क्रिएटिविटी होती है उसे निकालने के लिए जो चीज़ हम करते हैं, वो जो बाहर आता है उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। यही तो आप टीचिंग में भी करते हैं। सबसे पहले क्लास प्लान बनाते हैं, उसके बाद उस चीज़ को मैप बना करके देखते होंगे, ठीक है। चैप्टर प्लान करते हैं, उस चीज़ को क्लास में ले जाने के बाद क्या क्या समस्याएं आएंगी, इस चीज़ को इमेजिन करने के बाद ही आप बाहर लेके आते हैं। वही तो है टीचिंग। आगे चलें। अब मैं आपके सामने इस इंग्लिश की बात करूं, आपके सामने यदि हम इस इंग्लिश की बात करें तो ये अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। क्या है भाई? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज होती क्या है?
इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज होती क्या है, इसका कुछ डेफिनेशन होगा, कुछ ना कुछ इसका डेफिनेशन तो होगा ही। ठीक है भाई, और डेफिनेशन बताने के लिए एक लिंग्विस्ट हुए थे। लिंग्विस्ट आप जानते हैं, लिंग्विस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु स्टडीज अ लैंग्वेज साइंटिफिकली। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भाषा को साइंटिफिकली अध्ययन करता है, उसी को हम लिंग्विस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिंग्विस्ट। एक लिंग्विस्ट हुए ओ जिस पर्सन, इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एग्जिस्ट, लैंग्वेज एग्जिस्ट only when it listen as well as spoken. Language exists only when it is listened as well as spoken. भाषा केवल तभी होती है, भाषा केवल तभी एग्जिस्ट करती है जब यह सुनी जाती है। जितना सुनना आवश्यक है उतना क्या है, बोलना आवश्यक है। ठीक है, पहाड़ की वादियों में जा कर के आप चिल्ला रहे हैं, बेसुरा गाना गा रहे हैं, उस भाषा का क्या मतलब है जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। ठीक है, भाषा केवल तभी होती है जब कोई सुनने वाला हो। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो हियरर होता है, हियरर इज इंडिस्पेंसेबल। हियरर इज इंडिस्पेंसेबल पार्टनर। हियरर का मतलब वही जो लिसन कर रहा है, इसी को आप लिसनर भी कह सकते हैं। और इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है दैट कैन बी अवॉइड, दैट कैंट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, इसे हम हटा नहीं सकते हैं। जैसे ही आप हियरर को हटाएंगे, लैंग्वेज वहीं पे खत्म हो जाती है, लैंग्वेज है ही नहीं। प्रोफेसर ओ जेसपर्सन के अनुसार, लिंग्विस्ट ओ जेसपर्सन के अनुसार लैंग्वेज की 4 इकाइयाँ होती हैं। लैंग्वेज की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 4। आप ये देख चुके होंगे, मिटा दें। इन्होंने कहा था जिस पर्सन ने कि लैंग्वेज की 4 इकाइयाँ होती हैं, LSRW। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव या फिर इसी को एक्टिव स्किल भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो रिसेप्टिव होता है और इसी को पैसिव स्किल भी कहते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग को इन्होंने बताया था कि ये प्रोडक्टिव स्किल है, या फिर इसी को हम एक्टिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। और लिसनिंग और रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव है, इसी को हम पैसिव स्किल भी कहते हैं। क्लियर है हमारी बात? प्रोफेसर ओ जेसपर्सन के अनुसार लैंग्वेज की 4 इकाइयां, 4 भाग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें से 2 लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव हुआ और स्पीकिंग और राइटिंग क्या है? प्रोडक्टिव। ठीक है, एग्जाम दे रहे होंगे आप सीटेट का, आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न आया है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस पर्सन के अनुसार लैंग्वेज की कितनी इकाई है। ठीक है, आगे चले। एक मिटा दे भाई। एक
और लिंग्विस्ट हुए प्रोफेसर स्वीट, मीठा वाले नहीं, इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज रिसील्स आइडियाज एंड इमोशंस थ्रू मीनिंगफुल साउंड। क्या कहा था इन्होंने? लैंग्वेज रिसील्स आइडियाज एंड इमोशन थ्रू मीनिंगफुल साउंड। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज रिसील्स आइडियाज एंड इमोशन थ्रू मीनिंगफुल साउंड ऑफ वर्ड, ठीक है। इनके अनुसार जो लैंग्वेज है, इनके अनुसार लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल और तीसरी बात जो होती है उसे हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जो फॉर्मल है लैंग्वेज की कैटेगरी, वो बेसिकली रिटन होती है, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक मीनिंग भी होता है। जो इनफॉर्मल है ये केवल और केवल स्पोकन होती है, केवल बोली जाती है। तो जो केवल बोली जा रही है उसका कोई भी अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेगा, ठीक है भाई, कोई भी अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा। और नॉन फॉर्मल की जो कैटेगरी है वो न तो लिखी जाती है, ये केवल और केवल सिंबॉलिक होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। हड़प्पा सभ्यता का आप देख रहे होंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें सिंबल्स में होती हैं, देखा है आपने? या फिर आप शॉर्ट हैंड पढ़ते होंगे तो शॉर्ट हैंड में सभी के सभी सिंबल्स का यूज किया जाता है। इसी और इनफॉर्मल की बात करें तो भाषा की वह कैटेगरी जिसे हम केवल और केवल बोलते हैं, जिसे हम केवल और केवल बोलते हैं, इन्हें लिख पाना पॉसिबल नहीं है। और फॉर्मल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये जो सभी की सभी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं ये फॉर्मल ही है, ठीक है। फॉर्मल ये रिटेन होगी, जब कोई भी चीज़ रिटेन में है तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होगा। क्लियर है बात हमारी? आगे चलें। प्रोफेसर स्वीट ने आपसे कहा था कि लैंग्वेज रिसील्स आइडियाज एंड इमोशन थ्रू मीनिंगफुल साउंड। अच्छा, एक चीज़ इसमें आया है साउंड। साउंड को भी समझते चलें कि ये साउंड क्या होता है। यदि हम आपसे साउंड की बात करें, साउंड की बात करें तो साउंड बेसिकली 2 तरह का होता है, एक मीनिंगफुल और दूसरी बात जो होती है उसे हम कहते हैं मीनिंगलेस। एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। जो ये मीनिंगफुल साउंड होता है, जो मीनिंगलेस है, यहीं से इसकी बात ही खत्म हो गई। जब मीनिंग ही नहीं है तो क्या बात करनी, ठीक है। और जो मीनिंगफुल साउंड है इसी से आगे चल के आपको वर्ड मिलता है, ठीक है। इसी बात को समझाने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी तक जो बात मैंने आपको बताई है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आती कहाँ से है? ये साउंड से। लैंग्वेज कहाँ से आती है भाई? साउंड से। और ये साउंड 2 तरह के होते हैं। साउंड कितने तरह के? 2 तरह के, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। जो मीनिंगफुल साउंड है, मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं 26 लेटर्स। और इन्हीं 26 लेटर को हम कंबाइंड रूप से अल्फ़ाबेट कह लेते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक वावेल और दूसरा कंसोनेंट।
एक वावेल और दूसरा कंसोनेंट। वावेल संख्या में 5 होते हैं और कंसोनेंट संख्या में 21 होते हैं। आपको पता है कौन कौन सा, इन पांचों को छोड़ करके 26 में से जो कुछ भी बचा कंसोनेंट हुआ। ठीक है, यदि आप इस वावेल और कंसोनेंट को जोड़ने की कोशिश करें तो वावेल और कंसोनेंट को जोड़ करके जो चीज बनाई उसी को तो हमने वर्ड कहा। जैसे मैं आपके सामने लिखा पेन, क्या इसका कुछ मतलब है? इसका कुछ मतलब है? आपने निश्चित रूप से कहेंगे कि जो हमारे हाथ में है वही तो पेन है। मतलब यदि हम इन्हीं अक्षरों को थोड़ा सा दाएं बाएं कर दें तो क्या इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वर्ड तभी होगा जब वावेल और कॉन्सोनेंट का जो यूनिट होगी वो मीनिंगफुल होगी। वावेल और कॉन्सोनेंट की यूनिट यदि मीनिंगफुल है तो उसे हम वर्ड कहेंगे, मीनिंगफुल नहीं है तो वर्ड नहीं कहेंगे। क्लियर है हमारी बात? जहाँ पे हम थे वो मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर स्वीट ने कहा था कि लैंग्वेज रिसीव्स आइडियाज एंड इमोशन थ्रू मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, इनके अनुसार जो लैंग्वेज है वो बेसिकली 3 तरह की हुई थी। कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में हमने जाना है कि फॉर्मल कैटेगरी वह होती है जो रिटेन होती है, और रिटेन है तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होगा। नॉन फॉर्मल की कैटेगरी केवल और केवल स्पोकन होती है, तो स्पोकन है तो सुनने वाला अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालेगा। ठीक है, और नॉन फॉर्मल की बात करें तो नॉन फॉर्मल केवल और केवल सिंबॉलिक होती है, इसका लिखने से या फिर बोलने से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलें, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैंग्वेज की काइंड्स कितने प्रकार की होती है, और ये है यूसेज के आधार पे। ठीक है, यूज के आधार पे लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यूज के आधार पे बेसिकली लैंग्वेज 4 प्रकार की होती है। पहला वाला जो है उसे हम कहते हैं आइडोलेक्ट। क्या कहते हैं भाई? आइडोलेक्ट। दूसरी जो बात है उसे हम कहेंगे डायलेक्ट। जो तीसरी बात है उसे हम स्टैंडर्ड या फिर रजिस्टर कहेंगे। चौथी बात जो होगी वो स्टैंडर्ड। ठीक है भाई, आइडोलेक्ट, डायलेक्ट, रजिस्टर्ड और स्टैंडर्ड। ठीक है, ये होता क्या है भाई? समझ लीजिए कि आइडोलेक्ट जो होता है, ये मैं आपसे कहूँ कि आप जैसे आप मूवी देखते होंगे तो आपने एक मूवी देखी होगी कि बसंती, याद आया? हम आपसे कहें कि आप धर्मेंद्र की आवाज़ में बात करिए हमसे, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। संसार में सभी व्यक्तियों के बात करने का अपना एक इंडिविजुअल तरीका होता है। उसी इंडिविजुअल तरीके को हम लैंग्वेज का आइडोलेक्ट कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल होता है। डायलेक्ट का मतलब होता है कि डायलेक्ट, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारी मातृभाषा क्या है, आप कहेंगे हिंदी। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि पूरे यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। बलिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? बनारस में, जौनपुर में, गाजीपुर में। इन सभी जगहों की अपनी अलग अलग भाषा तो नहीं है, बात करने का तरीका अलग अलग तो नहीं है, इसी को हम डायलेक्ट कहते हैं। कोई भी ऐसी भाषा जो ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा यूज की जाती है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है ये कोई भी भाषा का वह रूप जो ऑफिशियल होता है। भाषा का वह रूप जो ऑफिशियल होता है। हम आपस में भले बात कर रहे हैं भोजपुरी में, लेकिन यूज करेंगे किस चीज़ का? हिंदी का। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि भाषा
भाषा का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप बैंक में गए, 3 करोड़ रुपए जमा कराया आपने, आपको इंटरेस्ट मिला, वो वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट, इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल है। यहाँ पे आपकी रुचि की बात हो रही है। जब बैंक में गए तो बैंक में इसी चीज़ को हमने ब्याज कह लिया, अलग अलग चीज़ हो गया ना, शब्द एक ही है। सब्जेक्ट के अनुसार भाषा बदलती रहती है, सब्जेक्ट के अनुसार भाषा का अर्थ बदलता रहता है, इसी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। क्लियर है बात? अगली बात जो होगी वो होगी नेचर ऑफ लैंग्वेज। अगली बात जो होगी उसे हम कहेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर ऑफ लैंग्वेज को जानने से पहले आपको, जब यहाँ तक की बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको 2 मिनट में सारी बातों को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी शब्द की उत्पत्ति पेडागॉग से हुई है, जिसका मतलब होता है बच्चों को स्कूल ले जाने वाला और वहाँ से वापस घर लाने वाला। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में पेडागॉजी का एक विशाल दायरा है जिसे हम अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि पेडागॉजी बेसिकली साइंस ऑफ टीचिंग होती है। टीचिंग के बारे में आपने जाना है कि टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस हमने क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार से साइंस में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के बाद अब स्टेटमेंट आता है, लाइट बंद हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद हम अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद जनरल कोई भी सामान्य सा निर्णय ले लेते हैं कि इस कारण से गई है। क्लियर है हमारी बात? इसी तरह से भाषा में भी होता है, इसी तरह से टीचिंग में भी होता है। टीचिंग में जैसे आप क्लास में गए, उपद्रव हुआ, आपने खड़ा किया 2 लोगों को, पता किया क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, प्रेशर किसकी थी, याद आ गई बात? ठीक है। आर्ट हमने इसलिए कह दिया क्योंकि सबसे पहले आर्ट क्लास में जाने से पहले हम एक मटेरियल पे काम करते हैं, हम एक क्लास प्लान तैयार करते हैं, चैप्टर प्लान तैयार करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको 3 डायरी दे करके बगीचे में बैठा हूँ तो अचानक से आपके मन में कुछ नहीं आ जाएगा, आप इमेजिन करेंगे, आपकी जो अंदर की क्रिएटिविटी होगी वो बाहर आएगी। ठीक है, क्रिएटिविटी बाहर आएगी तो उसी को आप पेपर पे आउट कर देंगे, उसी को आप पेपर पे लिख देंगे, उसी को तो एक्सप्रेशन कहा था हमने। ठीक है, इसके बाद मैंने अंग्रेजी की बात करी तो अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा है तो डेफिनेशन भी होगी, किसे भाषा कहेंगे? तो एक लिंग्विस्ट हुए थे, लिंग्विस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडीज द लैंग्वेज साइंटिफिकली। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भाषा का अध्ययन साइंटिफिकली करता है उसी को हम कहते हैं लिंग्विस्ट। प्रोफेसर ओ जेफरसन ने कहा था कि लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज हियर एज वेल एज स्पोकन, ओनली व्हेन इट इज लिसन एज वेल एज स्पोकन। मतलब भाषा केवल तभी है जब यह सुनी जाती है, सुनी जाएगी मतलब कि बोली भी जाएगी। ठीक है, इन्होंने एक बात और कही थी कि जब तक हियरर ना हो, हियरर इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके अनुसार लैंग्वेज की 4 कैटेगरी आपके सामने आई थी। लिसनिंग, LSRW ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, रीडिंग और लिसनिंग को इन्होंने रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल कहा था। राइटिंग और स्पीकिंग को इन्होंने प्रोडक्टिव या फिर एक्टिव स्किल कहा था। क्लियर है बातचीत? आगे चलें। आगे हमने आपको बताया था कि एक लिंग्विस्ट और थे प्रोफेसर स्वीट, इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज रिसील्स आइडियाज एंड इमोशन थ्रू मीनिंगफुल साउंड। लैंग्वेज रिसील्स आइडियाज एंड इमोशन थ्रू मीनिंगफुल साउंड।
इनके अनुसार लैंग्वेज 3 तरह की, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल जो हो रिटेन हो, उसका स्पेसिफिक मीनिंग हो। नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब जो केवल और केवल स्पोकन है, जो केवल बोली जा रही है, तो उसका वैरिड मीनिंग है, कुछ भी अपने हिसाब से सुनने वाला मीनिंग निकालेगा। ठीक है। जो नॉन फॉर्मल है वो केवल सिंबॉलिक है, सिंबल्स के थ्रू हम अपने आइडिया और इमोशन को व्यक्त करते हैं। क्लियर है बातचीत। अगली बात जो आपको पढ़नी है, आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि लैंग्वेज का उसके यूज के आधार पे लैंग्वेज कितने प्रकार की हुई थी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी? आइडोलेक्ट, डायलेक्ट, रजिस्टर और स्टैंडर्ड। आइडोलेक्ट का मतलब होता है कि अमिताभ बच्चन के बात करने का तरीका अलग और हमारे बात करने का तरीका। यदि हमसे अमिताभ बच्चन बोले कि आप मेरी आवाज़ में बात करिए तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और अमिताभ बच्चन का भी मेरे आवाज़ में बात करना इम्पॉसिबल है। आइडोलेक्ट हुआ प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति का भाषा को प्रयोग करने का तरीका इंडिविजुअल होता है, उसी को हम आइडोलेक्ट कहते हैं। क्लियर है हमारी बात। डायलेक्ट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा, थोड़े थोड़े लोगों द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम डायलेक्ट कहते हैं। बनारस की भाषा अलग, जौनपुर की भाषा अलग, बलिया की भाषा अलग। ठीक है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग हम ऑफिशियली करते हैं, जिसका प्रयोग हम ऑफिशियली करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि हर भाषा में, हर सब्जेक्ट में उसी शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। अंग्रेजी में इंटरेस्ट का मतलब है कि आपकी अंग्रेजी में रुचि है, और बैंक में इंटरेस्ट का मतलब है कि बैंक आपको इंटरेस्ट ब्याज दे रहा है। क्लियर है हमारी बात। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, धन्यवाद।